Hello, everybody. Good evening. Good evening, everyone. Are you guys able to see me, hear me? Please let me know in the chat box अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो. Good morning. Good morning जी, good morning, नमस्ते, good morning. आवाज भी क्लियर? So welcome to this amazing journey जो इस पे आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऑफिशियली. हालांकि एक बार हम ओरिएंटेशन में मिले, लेकिन आज सब लोग पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पे हैं. इस जर्नी में, किसी भी जर्नी की जब हम शुरुआत करते हैं तो उस जर्नी की शुरुआत में आपका जो बिलीफ है कि किस बिलीफ के साथ और किस इंटेंट के साथ आप शुरू कर रहे हैं, ये बहुत डिसाइड करता है कि आपको कितनी सफलता उस जर्नी में मिलेगी या फिर आप कितने तैयार उस जर्नी के लिए रहेंगे. सो मैं ये चाहूंगा कि जब आज आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं तो एक बिलीफ के साथ शुरू करें कि ये जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, आपका बेटर वर्जन क्रिएट करेगी और जो भी हम यहाँ पे खोजते हुए आए हैं वो हमें जरूर मिलेगा. मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग पूरे बिलीफ के साथ बैठे हैं दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10. व्हाट इज योर बिलीफ लेवल? 10 on 10, 1000, 3000 भी है किसी का? क्या बात है. तो चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लाइफ. ये एनएलपी का कोर टॉपिक एनएलपी फ्रेम्स में सिखाऊंगा. उससे पहले आपको ये सिखा रहा हूं स्टेजेस ऑफ लाइफ. ये आप जानेंगे तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आपको अपनी करंट सिचुएशन के बारे में मिलेगी. एक बार रेडी और एक्साइटेड लिख दें इफ यू आर रेडी फॉर डे 1. Just type ready in the chat box if you are ready for day 1. Good. तो हम सभी की जो लाइफ है वो सेम स्टेज पे अभी नहीं है. लाइफ इवॉल्व होती रहती है और अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरती रहती है. तो हम अलग अलग स्टेजेस में अपने जीवन को जी रहे हैं और कई लोग किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में लॉक हो जाते हैं और लाइफ टाइम उस स्टेज से बाहर नहीं निकलते. तो देखें जरा कि ये स्टेजेस क्या हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं. नोट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ उसके नोट्स जरूर बना लिया करें. हालांकि आपको समरी भी रहेगी, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुक रिमेन सेम बट आई चेंज. तो कई बार जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ उसमें कुछ नई बातें हो सकती हैं जो शायद वर्कशीट्स में ना हो या मैनुअल्स में ना हो. तो आप नोट्स हमेशा बनाते रहें. देखिए, ये है आप, दिस इज यू. और ये सब है आपका एनवायरमेंट.
आपका एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली आपके लिए सिचुएशंस पैदा करता रहता है, यस और नो? हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं पैदा होती रहती हैं, इवेंट्स पैदा होते रहते हैं, सिचुएशंस जनरेट होती रहती हैं। तो सपोज अलग अलग सिचुएशंस हैं, सपोज आपको कोई फेलियर मिली, कोई हो सकता है डिजीज आ गई घर में, या कोई इलनेस आ गई, या फिर हो सकता है कोई एग्जाम आ गया, या फिर हो सकता है किसी लव्ड वन का लॉस हुआ, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो सकता है कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है कि कोई रिश्तों में टॉक्सिसिटी है। तो हमारी जिंदगी, हमारा एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली हमारे लिए अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस पैदा करता रहता है। अब दीज सिचुएशंस एक्ट अपॉन यू, ये सिचुएशंस आप पे एक्ट करती हैं। कई बार मल्टीपल सिचुएशंस एक्ट कर रही होती हैं, बट एट अ गिवन मोमेंट वन सिचुएशन इज एक्टिंग ऑन यू, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल सिस्टम और एज अ पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, आप इन सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, यस और नो? फेलियर आया, there is a response mechanism inside you, there is a reaction mechanism inside you. So what you will do, you will react, you will generate reaction to these situations. तो इवेंट्स होंगे और आप उस इवेंट्स पे रिएक्शन पैदा करेंगे। अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये किस पे निर्भर करता है कि आपके इंटरनल कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे हैं। यानी कि जब भी फेलियर की स्थिति आई, तो उस फेलियर को आप अंदर क्या मीनिंग दे रहे हैं, कैसे आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आपका पास एक्सपीरियंसेस क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपका एनर्जी लेवल क्या, बहुत सारी चीजें हैं, आपके इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, जो मैकेनिज्म्स एक रिएक्शन पैदा करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। हम सब के मैकेनिज्म्स अलग अलग हमने बनाए हैं, जो शायद चाइल्डहुड से हमने लर्न करते हुए, बचपन से शायद अपने माता पिता को देखा, दोस्तों को देखा, या खुद एक नेचुरल रिस्पॉन्स पैदा किया, जिसकी वजह से हमने कोपिंग मैकेनिज्म्स को डेवलप कर लिया। अब सब लोगों ने अलग अलग प्रकार के कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द रिएक्शन। सो आप और एनवायरनमेंट एज एक्शन रिएक्शन फॉर्मेट में एक एक्शन रिएक्शन के रिश्ते में जी रहे हैं। That environment is acting on you, and then in response to that action you are reacting. Done? अब आपका जीवन कितना खूबसूरत है, या फिर कितने आप काम, पीसफुल, एक सर्टेनिटी के साथ, अपने क्लैरिटी के साथ अपने जीवन को जी पा रहे हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है। जब सेटबैक आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, एडवर्सिटी आ रही है, बैड इंसिडेंट्स आ रहे हैं, दुर्घटनाएं आ रही हैं, नेगेटिव इश्यूज आ रहे हैं, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम, दिस विल गोइंग टू डिसाइड कि हमारी ओवरऑल पीस, काम, फुलफिलमेंट, जॉय कैसी रहने वाली है। क्लियर है जी? और ये जो सिचुएशंस हैं, ये सब क्या है? दीज ऑल आर सिचुएशंस। सिचुएशंस, वैसे ह्यूमन बीइंग की आदत है चीजों की जलेबी बनाने की, मतलब हम चीजों का गुच्छा बना के, उसको उलझा के और परेशान होने का ज्यादा टेंडेंसी है हमारा। सिचुएशंस वैसे तो लगता है कि इनफाइनाइट सिचुएशन जैसे कि पैदा हो सकती हैं, ऐसा लगता है, लेकिन अगर सिचुएशंस के नेचर को देखें, हम उनकी प्रकृति को देखें, तो 4 या 5 ही प्रकार की सिचुएशंस आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं, और हमें सिर्फ इन 4 से 5 प्रकार की सिचुएशंस के लिए एक राइट मैकेनिज्म्स डेवलप करने हैं कि इनको हम राइट तरीके से डील कर सकें। मैंने आपको फाउंडेशन में सिखाया था कि 3 ही इशू हैं इंसान के जीवन के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। राइट? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट्स इट। ये मैकेनिज्म किसको हेल्प करेंगे? आपके प्रेजेंट को एम्पावर करने के लिए, कि जब भी आपका प्रेजेंट अलग अलग सिचुएशंस पैदा कर रहा है, नाउ यू आर एम्पावर्ड इनफ टू डील विथ ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट कैन अराइज
इन योर लाइफ, और बेसिकली 4 से 5 प्रकार की सिचुएशंस ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यहां तक सेम पेज पे हैं सभी? शुरू में थोड़ा धीमे धीमे चलूंगा, फिर थोड़ा अपन पेस पकड़ लेंगे। फुल स्क्रीन के लिए मुझे पिन कर लो आप, जिसको फुल स्क्रीन मेरा नहीं दिख रहा, आप यू पिन में। तो देखें जरा कि सिचुएशंस कितने प्रकार की हमारे जीवन में आ सकती है, उनकी क्या नेचर हो सकती है। यूनिवर्स में जो सिचुएशंस होती हैं एनवायरमेंट लेवल पे, इन सिचुएशंस पे कोई चार्ज नहीं होता, दे ऑल आर न्यूट्रल सिचुएशंस। किसी भी सिचुएशन पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पे निर्भर करता है कि उस सिचुएशन के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हम लेते हैं, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सपेक्टेशन लाइन। तो देखें जरा, ये जो लाइन है, ये इस लाइन पे ये वो सिचुएशन है जो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसी ही हो गई। तो या तो आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाए, 11 बजे ही प्रोग्राम शुरू हो गया। आपने डिसाइड किया था कि मैं 8 बजे उठ जाऊं, और आप 8 बजे ही उठ गए। आपने डिसाइड किया था आज ये क्लाइंट मुझे इतने पैसे देगा, उस क्लाइंट ने उतने पैसे दे दिए। आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज मेरा प्रॉफिट 1 लाख का होगा, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आप देखेंगे कि जो आपने एक्सपेक्ट किया वैसा आपको मिल गया। ये न्यूट्रल लाइन है आपकी। फिर है एक और लाइन सिचुएशंस की, मोर देन एक्सपेक्टेड जोन। कई बार जिंदगी में आपने जो एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा मिल जाएगा, राइट? तो एक सिचुएशन एज एक्सपेक्टेड हुई सिचुएशंस हो गई, दूसरी टाइप की सिचुएशंस मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड। तो जब चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाए तो फिर जॉय अंदर से पैदा होती है, ग्रेटिट्यूड अंदर से पैदा होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा यूफोरिया अंदर क्रिएट होता है। एक सिचुएशंस क्या हो सकती हैं आपकी न्यूट्रल लाइन से नीचे हो सकती हैं, लेस देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड। ये जो जोन है ये किसका होगा? डिसअपॉइंटमेंट का, फ्रस्ट्रेशन का, विक्टिमहुड का, हेल्पलेसनेस का, कर्स का। व्हाई दिस हैपन टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा तो कोई काम एक बार में बन ही नहीं सकता, कभी लगता है भगवान ही नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ जब आप इस जोन में, जो लोग रहेंगे राइट, इस जोन में जीवन की बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं। इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, जितनी भी सिचुएशन जो इस जोन में है, इस जोन में आई हुई सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर राइट मैकेनिज्म्स हमारे पास में नहीं है, तो ये सिचुएशंस बड़ा परेशान करती हैं हमें, रिश्तों में परेशान करती हैं। आप अपने रिश्ते में आपने खाना बनाया था और आपने एक्सपेक्ट किया कि हस्बैंड उसको अप्रिशिएट करेगा, या फिर आप हस्बैंड थे, आपने वाइफ की मदद करने के लिए बर्तन धो दिए और आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो अप्रिशिएट करेंगे आपको, मगर उन्होंने नहीं किया। व्हाट विल हैपन? आपने जो एक्सपेक्ट किया, अनमेट एक्सपेक्टेशन रह गई आपकी, एंड दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम इनसाइड यू। ये आपको हर्ट महसूस करा सकती है, ठीक है? अब एक और टाइप की सिचुएशंस होती हैं, ये बहुत रेयर जोन है। तीसरा टाइप जो है, फोर्थ टाइप सॉरी, ये बहुत रेयर है। इन्हें हम क्या कहेंगे? ये सिचुएशन है इवन पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल ही जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया ऐसा कुछ मिल गया, इसे आप कहेंगे मिरेकल। ये जोन है मिरेकल के। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में, हालांकि ज्यादा सिचुएशंस मिरेकुलस कम लोगों के जीवन में बहुत कम पैदा होती हैं, लेकिन कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, हाउ मेनी। ये दोनों तो जरूर रिलेट कर सकते हैं आप, आपके जीवन में काफी एग्जांपल होंगे।
कितनों ने अपनी लाइफ में कुछ मिरेक्युलस सिचुएशंस भी एक्सपेक्ट किए हैं, जहां पे कुछ मिरेक्युलस आपको मिला? किया है? किया है तो भी बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो एक बात कह दूं, ठीक है, कि मिरेकल्स उन्हीं लोगों के जीवन में होते हैं जो उन पे विश्वास करते हैं। ठीक है। मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव इन देम। ओके। बेसिकली मिरेकल मीन्स कोई ऐसा नहीं कि आपके पंख निकल आए और आप उड़ने लगे। ठीक है। मिरेकल मतलब कि लाइफ बहुत ही ज्यादा काइंड रही है आपके प्रति, और कुछ कुछ बेहद आपकी आशाओं से बेहद बड़ा कुछ आपको मिला। ठीक है। फिर जहां मिरेकल है, एक और चीज है यहां पे भी, और यहां पे है शॉक, ट्रेजिडी। ये जो जोन है, शॉक, ट्रेजिडी, एक्सीडेंट, ट्रोमा, ये तो बहुत ने किए होंगे। मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हो जाना, या फिर कंप्लीटली शॉकिंग चीज हो जाना, जो कि इन सिचुएशंस में कई बार आते हैं। कई बार हम अपने लव्ड वन को खो देते हैं, कई बार कोई पैरालाइज हो जाता है, किसी को कोई कैंसर पनप जाना, या अलग अलग प्रकार की ऐसी शॉकिंग एक्सीडेंटल चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। क्लियर है? इसलिए देखें कि अगर एक व्यक्ति को कैंसर है और वो क्योर नहीं कर पाएगा, और वो डिग्रेड हो रहा है, और घर वाले उसे देख रहे हैं गिरते हुए, हालत को गिरते हुए, इफ दैट पर्सन डाइज, उसमें शॉक वैल्यू कम होती है। इस वजह से ऐसे ग्रीफ से इंसान थोड़ा जल्दी बाहर आ पाता है, और उसके अंदर एक्सेप्टेंस थोड़ी जल्दी आती है, एज कंपेयर टू जो सडन डेथ्स होती हैं, जो सडन शॉकिंग डेथ्स होती हैं, उनमें तो बहुत समय तक तो डिनाइल फेज में ही आपका ब्रेन रहता है। वो उस शॉक को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, बहुत सारे महीनों तक तो वो डिनाइल में रहता है कि ये हो गया क्या। ठीक है। सो नेचर ऑफ सिचुएशन पे बेहद निर्भर करता है कि हम ये पांच ही तो सिचुएशन पैदा होनी है। अब इसमें भी आपको जो एक्सपेक्ट हो वैसा हो जाए, उसको डील करना तो सबको आता है। उसमें क्या नया सीखना है, उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी। अच्छा, जो है उससे ज्यादा हो जाए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाए, ये भी ज्यादातर लोगों को डील करना आता है। हालांकि इसमें भी बहुत से लोग नहीं डील कर सकते, सक्सेस सर पे चढ़ती है लोगों के। कम उम्र में एकदम से कुछ बड़ा आ जाए, लॉटरी लग जाए, तो 2 मिनट के अंदर इंसान का एटीट्यूड बदल जाता है, और बिल्कुल अपना नेचर चेंज करके, कैरेक्टर चेंज करके वो सब गवा भी देता है। हालांकि सब लोगों को सफलता भी हैंडल करनी नहीं आती है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी हैंडल करनी नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल जोन है, इस पे भी काम कर लेंगे। ये अपने आप हैंडल कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या हैंडल करना सीखना है, कि हमें जब हम इस जोन में चले जाएं, जिंदगी जब हमें ये वाला जोन में डाल दे, या फिर ये वाले जोन में डाल दे, तो इस जोन में क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए हमारे,
किन फ्रेम से इन सिचुएशंस को हम देखें और क्या नया कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करें। आप सबके अभी कुछ ना कुछ तरीके होंगे ही। आपका ब्रेन इतने सालों से इस प्लेनेट पे सरवाइव कर रहा है, तो इसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, कोई टेंशन करके, कोई चिंता करके, कोई रो के, कोई अपने आप को अकेले में डाल के, अलग अलग तरीकों से, कोई शराब का सहारा लेके, कोई सिगरेट और किसी ड्रग्स का सहारा लेकर के, कोई पहाड़ों में जाकर के, किसी न अलग अलग प्रकार के ऑलरेडी आपके ब्रेन ने मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं। लेकिन हमें अब फाइन ट्यून करना है उन मैकेनिज्म्स को, या फिर पुराने मैकेनिज्म्स को छोड़ करके नए मैकेनिज्म्स डेवलप करने हैं। क्लियर है कॉन्टेक्स्ट सभी को? अब देखें कि हम किस तरीके से ये मैकेनिज्म्स रखते हैं। इसके बेसिस पे हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ है। 4 स्टेज से हमारी लाइफ इवॉल्व होते हुए निकलती है, मगर जरूरी नहीं कि सबके सब इन 4 स्टेजेस को अपने जीवन काल में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मगर 4 संभावनाएं हैं लाइफ की इवॉल्व होने की, या फिर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए 4 स्थितियां बन सकती हैं। तो देखें जरा, स्टेजेस ऑफ लाइफ। नोट्स जितना हो सके जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो पेन पेपर पे बनाया करें इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। ओके, बाद में भले ही आप अपने लैपटॉप में फेयर कर लेना, जितना अगर आपके पास में समय रहता है तो क्लासेस में। क्योंकि जब आप पेन पकड़ के पेपर पे नोट्स बनाते हैं तो आपको पेन को पकड़ने के लिए प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, प्लस उस पेन को एक सही मात्रा में पेपर पे भी प्रेशर डालना पड़ता है, प्लस आपको शेप्स क्रिएट करने पड़ते हैं, राइट, प्लस आपको एक सीक्वेंस, एक स्पेल मैटर करना पड़ता है। यानी कि आपके सबकॉन्शियस की ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है। और किसी भी काम को करने में जब सबकॉन्शियस ज्यादा प्रोसेसिंग लेता है तो वो उसकी परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज कर लेता है, और परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करता है तो जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे और अपनी नींद की 5वीं साइकिल में होंगे, जिसे आरईएम कहते हैं, वहां पे सारा एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन डाइजेशन होता है। उस टाइम पे जिस इंफॉर्मेशन की परसीव्ड वैल्यू हाई हो, उस इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेंड करने लगता है, और फिर जब फ्यूचर में सही मोमेंट पे जरूरत होगी तो आपके लिए वो एल्गोरिदम्स के जरिए प्रमोट करेगा उस इंफॉर्मेशन को और आपके लिए अवेलेबल कराएगा। ओके, सो जब आप नोट्स बनाएं उस टाइम पे मेक श्योर किया करें कि पेपर पेन पे यूज करते हुए बनाएं। और जब इस क्लास को अटेंड करें तो कोई भी कैजुअल फिजियोलॉजी में ना अटेंड करें। जितना हो सके अपनी बॉडी को थोड़ा अपनी स्पाइन को सीधा रख के एक अच्छे पोस्चर में इसको लिखें, क्योंकि एक अच्छा पोस्चर भी परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करता है सबकॉन्शियस के लिए। अगर आप लेटे लेटे हेडफोन डाल के सहारा लेकर के आराम से देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक एंटरटेनमेंट की तरह लेता है, एक स्टिमुलेशन की तरह लेता है, एक ग्रोथ की तरह नहीं लेता है। ये बहुत बारीक चीजें हैं जो बहुत बड़ा अंतर डाल सकती हैं कि आप कितना ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेट करेंगे और फिर बाद में फ्यूचर में उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, तो देखें कि जो पहली स्टेज है लाइफ की वो होती है विक्टिमहुड स्टेज। विक्टिमहुड, जो लोग विक्टिमहुड की स्थिति में हैं, यानी कि अभी इस स्टेज को क्रॉस नहीं किए हैं, ये अपनी लाइफ को एज एन इफेक्ट देखते हैं और अपने एनवायरमेंट को, अपने सर्कमस्टेंसेस को एज अ कॉज देखते हैं। इनका डीपर फाउंडेशनल बिलीफ ये होता है दैट लाइफ इज हैपनिंग टू मी, यानी कि माय रिलेशनशिप, माय बिजनेस, माय करियर, माय फाइनेंसेस, माय हेल्थ, एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग आउटसाइड ऑफ मी and I am the victim of my circumstances.
मैं जॉब में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस में आसपास के लोग बहुत जेलसी रखते हैं मेरे लिए। मेरा जो बॉस है उसको चापलूसी पसंद है, इस वजह से मेरी इनसे बनती नहीं है, इस वजह से, या फिर मेरे घर में मेरे को जो प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिलता है। मेरा बिजनेस इसलिए आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मेरी टीम बढ़िया नहीं है, मेरे पार्टनर्स बढ़िया नहीं है, कस्टमर बढ़िया नहीं है, मार्केट बढ़िया नहीं है, सरकार की पॉलिसी बढ़िया नहीं है, देश बढ़िया नहीं है। somehow something outside of them is responsible for the result they are creating. मेरे जीवन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी सास बड़े ताने मारती है, मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और मैं तो बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूं लेकिन मेरे आसपास के लोग बड़ा नेगेटिव हैं। मैं YouTube पे चैनल शुरू करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास में कैमरा नहीं है, वीडियो नहीं है। ये इस स्टेज में आपका एक ही कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, वो है ब्लेम इज योर कॉपिंग मैकेनिज्म। विक्टिमहुड की स्टेज में जितने भी लोग हैं, इनका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है? अपनी सिचुएशंस को, अपने रिजल्ट्स को, अपनी स्थितियों को जस्टिफाई करने के लिए they develop a blame coping mechanisms. Their life story is based on blame story. इस स्टेज में इंसान को क्या चाहिए ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो मिला नहीं है। ठीक है, इस स्टेज में कहां जाना है ये नहीं पता, लेकिन यहां नहीं रहना ये पता है। सो ब्लेम स्टोरी कॉपिंग मैकेनिज्म है। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है, कहां जाना है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहां पे तो नहीं रहना मुझे। क्या पाना है ये नहीं पता, लेकिन इतना एहसास है कि अभी तक वो मिला नहीं है। और जब विक्टिमहुड में इंसान अपनी ब्लेम स्टोरी को देख रहा होता है, तो इसका ब्लेम सबसे पहले ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को देखता है कि अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, क्या मैं उन्हें ब्लेम कर सकता हूं? ये सबसे पहले उन्हें ब्लेम करेगा। अगर इसको लोग नहीं मिले तो इसका दूसरा ब्लेम कहां जाएगा? इनटेंजिबल चीजों पे जाएगा। इनटेंजिबल मतलब जिनकी कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, फॉर्म नहीं है, लेकिन अननोन है, उन पे जाएगा। जैसे कि किस्मत, वक्त, और कुछ ना मिले तो भगवान। ठीक है जी, किस्मत ही खराब है जी, अपना तो वक्त ही खराब चल रहा है जी, भगवान ही नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, या फिर जी मेरे तो ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहां पे ये अपने लाइफ रिजल्ट्स को अननोन फैक्टर्स पे, जिसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे फैक्टर्स पे डाल के एक जस्टिफिकेशन तैयार कर लेता है। क्लियर है जी? कितने लोग ये करते हैं मुझे जरा चैट बॉक्स में ईमानदारी से बताएं। अच्छा, आप लाइफ के अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेज पे हो सकते हैं। हो सकता है कि बिजनेस में आप विक्टिम नहीं है, लेकिन रिश्तों में आप विक्टिम मूड में जी रहे हैं। हो सकता है कि बिजनेस में आप अलग फ्रेम में हैं, बिजनेस में आप अलग लेवल पे हैं, लेकिन जब हेल्थ की बात आ रही है वहां आप विक्टिम हैं। राइट? तो जब हम इस स्टेज से निकल जाएंगे दोस्तों, दुख की बात है कि इस दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ पीपल, दे लिव देयर एंटायर लाइफ इन दिस स्टेज। दे बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। ये अपने सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट बन के जीते हैं, एक इफेक्ट बन के अपनी लाइफ को जीते हैं।
means they are not creating life, they are just reacting to the life situations, that's it. और हम एज ए ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट पे हैं, और जब हमें चॉइस है, अवेयरनेस है कि हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए. So the first stage is victimhood. Then आप ट्रांजिशन कर सकते हैं. और ये ट्रांजिशन रातों रात का ट्रांजिशन नहीं होता है दोस्तों. ये जो ट्रांजिशन है ना, कई बार आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्चुअली इस ट्रांजिशन फेज में हो, यानी कि ये जो पट्टी है ये ट्रांजिशन की पट्टी है. कई लोग हो सकता है कि ऑलरेडी इसमें से बाहर निकल रहे हैं, अभी तक पूरी तरीके से अगली स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन जोन में मतलब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं अभी. तो सेकंड स्टेज आती है अवेयरनेस. तो जो दूसरी स्टेज होगी अवेयरनेस की स्थिति या अवेयरनेस की स्टेज. इसे आप अचीवर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं. ये स्थिति एक अचीवर कॉन्शियसनेस की स्थिति है. यानी कि अवेयरनेस स्टेज में आप ये नहीं कह रहे दैट लाइफ इज हैपनिंग टू मी, आप क्या कह रहे हैं, लाइफ इज हैपनिंग फ्रॉम मी. I am the creator of my destiny. I can change my situation. I can change my habit. I can change my actions. I can create and achieve my goals. I'm not the product of my circumstances. I can create my own circumstances. I can impact environment. I can achieve success. I can create legacy. I am capable of doing that. This is a stage of confidence. Okay? But इस स्टेज में एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि इस स्टेज में आपकी सक्सेस की डेफिनेशन सोशल ब्लूप्रिंट से तय होगी. आपका सोशल ब्लूप्रिंट कंट्रोल करा होगा आपकी सक्सेस को. सोशल ब्लूप्रिंट क्या है सक्सेस का? सक्सेस का सोशल ब्लूप्रिंट है कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन से ब्रांड्स हैं, मेरे पास कितनी जमीनें हैं, कितना बड़ा घर है मेरे पास में. ये आपको अंदर से एस्पायर कर रहे होंगे काम करने के लिए. क्लियर है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक अचीवर जो है वो सोशल ब्लूप्रिंट से इंस्पायर हो रहा होता है कि समाज ने जो डायमेंशंस तय करी हैं सफलता की, ये उनके पीछे दौड़ रहा होता है, वहीं पे अपनी सफलता को खोज रहा होता है. इस वजह से अचीवर कॉन्शियसनेस में या अवेयरनेस स्टेज में योर हैप्पीनेस विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन. आपकी खुशी हमेशा कोई एक्सटर्नल कंडीशन के पूरा होने पे निर्भर करेगी. अगर ये गाड़ी मुझे खरीद ली देन आई विल बी हैप्पी. अगर मैंने बिजनेस में इतना रेवेन्यू कर लिया देन आई विल बी हैप्पी. अगर मेरे बच्चे का इस कॉलेज में एमबीबीएस में हो गया देन आई विल बी हैप्पी. सोशल ब्लूप्रिंट इज कंप्लीटली कंट्रोलिंग योर सक्सेस नैरेटिव. आपका सक्सेस का क्या नैरेटिव दिमाग में चल रहा है, वो नैरेटिव कंप्लीटली सोशल ब्लूप्रिंट कंट्रोल कर रहा होता है. इस वजह से कई बार अवेयरनेस स्टेज में आप अचीवर तो होते हैं, आप पा तो रहे होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रगल बहुत चल रहा होता है, टग ऑफ वॉर बहुत चल रहा होता है, जद्दोजहद बहुत चल रही होती है. कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन और लॉट्स ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर से आप गुजर रहे होते हैं इस स्टेज के अंदर. Because every time you want to become happy, you have to fulfill some external condition. Clear है? कितने लोग इस स्टेज पे हैं, अवेयरनेस स्टेज में? अगेन देखें, हो सकता है कि आप हेल्थ में और बिजनेस में अवेयरनेस में हैं, लेकिन रिश्ते में विक्टिम में हो. इसका मैं ऑडिट कराऊंगा आज आपको, तो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी. लेट मी नो जो लोग अवेयरनेस स्थिति में अभी हैं. कोई बुरी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है. और जब आप बहुत लंबे समय तक अचीवर स्थिति में रहेंगे तो सडनली आप देखेंगे कि आपके अंदर अगली स्टेज अनलॉक हो सकती है, अनलॉक होने लग सकती है.
यस। इस स्टेट में आपको ये भी पता है कि मुझे क्या पाना है, और आपको ये भी पता है कि मैं वहां तक कैसे पहुंच जाऊंगा, कुछ भी करके मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। डन। सो सेकंड इज अवेयरनेस स्टेज। नाउ देयर इज थर्ड स्टेज। अब तीसरी स्टेज है, और तीसरी स्टेज है जब आप इसके ट्रांजिशन से निकलेंगे तो अब आप आ जाएंगे सरेंडर स्टेज में। सो द थर्ड स्टेज इज सरेंडर स्टेज। सरेंडर स्टेज क्या लगता है आपको, क्या है सरेंडर, मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? व्हाट डू यू थिंक? यहां पे सरेंडर का मतलब है नॉट गिविंग अप, इट्स नॉट वीकनेस। ये उस सरेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि गिविंग अप मतलब यू आर गिविंग अप टू द एक्सटर्नल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस एंड यू एक्सेप्ट कि अभी ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगी जिंदगी, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। नो, दैट्स नॉट सरेंडर। यहां पे सरेंडर का मतलब है दैट यू सरेंडर टू योर इनर डिविनिटी। अपने अंदर की ही डिविनिटी पे आप सरेंडर करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको यह समझ में आ जाता है दैट लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू मी, लाइफ इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम मी, बट लाइफ इज एक्चुअली हैपनिंग थ्रू मी। आपके अंदर एक मीडियम चैनल कॉन्शियसनेस पैदा होने लगती है, मीडियम कॉन्शियसनेस रियलाइज होने लगती है आपको, जहां पे आपको ये लगने लगता है कि मेरे थ्रू कुछ पर्पस है जो कि फुलफिल हो रहा है। ये जो स्टेज है ये ईज की स्टेज है। इसमें आप ईज में आ जाते हैं, स्टिलनेस में आ जाते हैं। इस स्टेज में आप बेहद अचीव कर रहे होते हैं, मगर आप डिटैच्ड वे में अचीव कर रहे होते हैं। डिटैच्ड वे में, डिटैचमेंट के साथ अचीव करने का मतलब क्या है कि अब आपके लिए जो रिजल्ट है वो बड़ा मायना नहीं रखता है। आपके लिए मीनिंग, फुलफिलमेंट, पर्पस, मेकिंग डिफरेंस, ये आपके अंदर के मोटिवेटर्स बन जाते हैं। यानी कि आपकी सफलता इस स्टेज में सोशल ब्लूप्रिंट से नहीं आती है, आपके इनर अलाइनमेंट से आने लगती है। सो सरेंडर इज मोर अबाउट अलाइनमेंट इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट। एंड ये बहुत नेचुरल है कि जब आप अपने इनर वैल्यूज के साथ में अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एक पर्पस और मीनिंग के साथ में अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो अचीवमेंट जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट आपकी लाइफ में आ ही रहे होते हैं। यानी कि आपकी गाड़ी, बंगले ये आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट आप इतना अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं कि ये सब एज ए बाय प्रोडक्ट आपकी लाइफ में आ ही जाते हैं। इनफैक्ट सरेंडर की स्थिति आपके अंदर अनलॉक भी कुछ इसी प्रकार से होती है कि आपके थ्रू कुछ ऐसे काम होने लगते हैं, या फिर आप इतने ज्यादा वो जो एक्सपेक्टेशन के ऊपर वाला जो है ना, पॉजिटिव और जो मिरेकुलस जो जोन है, इसमें आप इतने ज्यादा रहने लगते हैं कि आपको ये समझ आ जाता है कि ये मेरे बस का नहीं है, आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग इट। तो जब आपके थ्रू अगर लोग इतने सारे हील हो जाते हैं, अपने इश्यू से बाहर आ जाते हैं, और ऐसे कोई लेटर लिख रहे होते हैं, कोई इस तरीके की चीजें देते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन होने लगता है कि मैं कर रहा हूं क्या ये सब? ठीक है, अचीवर में क्या था, मैं ही कर रहा हूं। यहां पे आपको ऐसा लगने लगता है कि सम ग्रेस इज फ्लोइंग थ्रू यू, कुछ ग्रेस है जो आपके थ्रू फ्लो हो रही है। ये एक रियलाइजेशन है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपके अंदर आने लगता है।
रातों रात नहीं आता, लेकिन ये बिल्ट होता रहता है और एक टाइम पे आके आप अंदर से कन्विंस हो जाते हैं, इसी एक्सपीरियंस के साथ अपने जीवन को जीते हैं। इस एक्सपीरियंस में, इस पॉइंट पे आपको सफलता बड़ी ईज और हार्मनी के साथ मिल रही होती है। मतलब अब ऐसा लगता नहीं कि आप लड़ रहे हैं जिंदगी से, आप लोगों से लड़ रहे हैं, आप सिचुएशन से लड़ रहे हैं, फेलियर सेटबैक से लड़ रहे हैं। अब वो लड़ाई की, युद्ध की स्थिति, वॉर की स्थिति खत्म हो जाती है और आप बड़ी हारमोनियसली अपने गोल्स को पूरा कर रहे होते हैं, हारमोनियसली अचीव कर रहे होते हैं। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ करके किसी गुफा में चले गए हैं, ठीक है। सरेंडर का मतलब है यू आर स्टिल अचीविंग, बट you are not attached with the outcome, but you are actually attached with more meaningful things, that my purpose, impact, difference, fulfillment, alignment, achievement से ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाता है। मतलब ऐसा समझे कि सपोज कि एक नाव है समंदर के अंदर, एक बोट है समंदर में और आप उस बोट में हैं। अब आपके पास में ना तो रोवर्स हैं, ना तो चप्पू चलाने के लिए हैं, कुछ भी नहीं है, आप बस बोट में बैठे हैं। यह है विक्टिमहुड की स्टेट। विक्टिमहुड की स्टेट में आप क्या हैं कि आप एक बोट में बैठे हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समंदर अगर कम बहाव ले आए, समंदर अगर स्थिर हो जाए तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी मेरी। आप समंदर को ठीक करना चाहते हैं। क्या ये राइट वे ऑफ लिविंग है कि आप एक शिप लेकर के ओशन में हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वेदर बढ़िया रहे, यू आर एक्सपेक्टिंग कि समंदर ज्यादा ताव में ना आए, वो थोड़ा स्टिल होके बहता रहे? इज इट अ राइट वे ऑफ सेलिंग? आप अपनी लाइफ में ये राइट तरीका है सेलिंग करने का कि समंदर को स्थिर रहना एक्सपेक्ट करना, या वेदर का स्थिर, या विंड का स्थिर रहना एक्सपेक्ट करना? जी नहीं, आप अपनी नाव में एडजस्टमेंट करते हैं, आप अपनी शिप को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, उसमें इस तरीके से चेंजेस करते हैं कि वो शिप तैयार है अगर बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए तो उसको झेलने के लिए। तो डिजाइन कहाँ करना है? शिप में चेंज करना है ना, तो हमारे अंदर मैकेनिज्म्स को चेंज करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ। मगर विक्टिमहुड में ये अवेयरनेस नहीं रहती है। विक्टिमहुड में ये रहता है कि समंदर ठीक रहना चाहिए। समंदर क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, ये मून अपनी ग्रेविटी को थोड़ा कम क्यों नहीं कर लेता? क्लियर है जी? तो विक्टिमहुड की स्थिति ऐसी है। अवेयरनेस की स्थिति पता है क्या? अवेयरनेस की स्थिति में क्या हो गए आप? अवेयरनेस की स्थिति में आप ऐसे समझे कि आपकी बोट है, लेकिन आपके पास में दोनों रोवर्स हैं, चप्पू आपके पास में है, और अब आप भले ही ओशन आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप अपने चप्पू को चला करके, मेहनत करके उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। Now this is the state of awareness that with your work you can change the direction and you can reach where you want. You can get fish, you can move somewhere, you can go to the next island using rovers. अगला देखें, सरेंडर स्थिति पता क्या है? सरेंडर में यह है कि आपने क्या किया है, आपने अपनी बोट में कुछ डिजाइन ऐसी बना दी है कि जो विंड है, आप विंड की एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, उससे नेविगेट करके आसानी से अभी भी आप अपने अचीवमेंट के लिए जा रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, बट नाउ यू कैन नेविगेट विथ ईज। क्लियर है? मैं जब बचपन में, स्पेशली पहले 4-5 क्लासेस की अगर मैं बात करूं, तो मैं कई बार फीस जमा ना होने के कारण मुझे बाहर नील डाउन करके, हाथ ऊपर करके टीचर्स बिठा देते थे। अभी तो पता नहीं ये ऐसी पनिशमेंट मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन उस टाइम पे ये लोग अगर फीस 2-3 दिन आपको टाइम देते थे और अगर फीस जमा नहीं हुई तो आपको बाहर नील डाउन करके और हाथ ऊपर करके टीचर पनिशमेंट दे देते थे। आई वॉज टॉपर ऑफ माई क्लास, और फिर भी जब बाहर ऐसे बैठना होता था तो मुझे अभी भी याद है कि वो जो चाइल्ड वायसार है, वो वहां बैठ करके वो यही सोचता था कि मैं क्यों ये डिजर्व करता हूं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं,
मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं नंबर लेकर के आ रहा हूं, क्यों ये स्कूल वाले मेरी फीस माफ नहीं कर सकते? क्यों ये टीचर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती? ऐसी क्या चीज थी कि मुझे इससे गुजरना पड़ रहा है? मुझे पता था कि मेरे माता पिता बेस्ट जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि क्यों मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे। आज जब रिफ्लेक्ट करता हूं तो समझ में आता है कि दैट वाज द विक्टिमहुड स्टेज इन मी, राइट? कुछ कुछ समय के लिए हम सब विक्टिम रहे होते हैं इस स्टेज में। ऐसा नहीं कि इस स्टेज का स्वाद हमने चखा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जिंदगी भर वहीं पे रह जाते हैं और कुछ लोग हैं जो उसको पार करते हैं। तो ये स्टेज मेरे अंदर 8वीं क्लास में पार होनी शुरू हुई, जब 8th क्लास में मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए। जब पहली बार मैंने ट्यूशंस ली और उसके लिए लोगों ने मुझे, भले ही छोटा अमाउंट था मगर कुछ पैसा देना शुरू किया, तो आई रियलाइज्ड कि मैं अपनी सिचुएशन कंट्रोल कर सकता हूं। यानी कि मैं किसी भी जगह पे पैदा हुआ हूं, लेकिन आई कैन चेंज इट, आई हैव अ चॉइस। मेरे में चॉइस है अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलने की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई रियलाइज्ड दैट आई कैन चेंज माय सिचुएशन। ठीक है? तो मैं, छोटा मोटा पैसा आता था और स्कूल की फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस ट्यूशन से निकल जा रही थी। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दिस थिंग। देन इस इंडस्ट्री में आ गए। पहले स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, स्कूल्स में जाके मेमोरी वगैरह पे लेक्चर लेना, कॉलेजेस में जाकर के लेना। फिर धीरे धीरे सफलता आने लगी, तो ओपन में और थोड़े बड़े इवेंट्स होने लगे, और धीरे धीरे अखबारों में नाम आ गए, किताबें आ गई, मीडिया में आ गए, अवार्ड्स मिलने लगे। तो ऐसा लगता था कि मैंने मेहनत की है, मैं देखो मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से आकर के मैंने क्या क्या पा लिया है। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मेरे हार्डवर्क का नतीजा है, मेरी कंसिस्टेंसी, मेरी रेजिलियंस का नतीजा है, मैंने गिव अप नहीं किया उसका नतीजा है। मैं भले ही किसी भी एनवायरमेंट था, आई चेंज्ड माय लाइफ, आई ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। मैंने क्रिएट किया, मैंने काबिलियत पैदा करी है, मैंने बिजनेस के स्किल लर्न किए हैं, मुझ में नहीं भी था तो भी मैंने सीख के कर लिया। आई एम द वन हु इज डूइंग इट। और मैं खुद को ही अप्रिशिएट करता था जब जब अचीवमेंट आता। आई एम द वन हु इज डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। ऐसा आप समझें कि लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले तक भी चल रहा था, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। लेकिन 4 साल पहले से ऐसा होने लगा कि बहुत ही, जो मैं सोचा भी नहीं कभी जीवन में, जो मैंने कहा कि मिरेकुलस रिजल्ट्स जो रहते हैं, कि कभी आपने सोचे भी नहीं थे, ऐसी ऐसी चीजें भी आपके जीवन में लगातार आती जा रही हैं, अचीवमेंट्स की टर्म्स में भी, फाइनेंशियल सक्सेस की टर्म्स में भी, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो लोगों को क्रिएट होता है उसके लिए भी ये चीजें होने लगी। तो जब ऐसे रिजल्ट्स लोगों में आने लगे और जब ऐसे अचीवमेंट्स पैदा होने लगे, तो अब मुझे अंदर से आने लगा कि नो, आई थिंक इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, समथिंग इज फ्लोइंग थ्रू मी। एंड जब जब ये आने लगा तो सडनली जो लाइफ का सफलता का मीनिंग था, वो सडनली पर्पस, मीनिंग, अलाइनमेंट, इन सब चीजों में हो गया, इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट और उन सब चीजों के बजाय। एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट। मतलब अब आपको तैरने की जरूरत नहीं है, आप फ्लोट करने लगे हैं लाइफ में। ठीक है? तो ये फ्लोटिंग का एक्सपीरियंस है सरेंडर स्टेज में। तो मैं अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट ये एक ऐसी चीज है जो अनुभव करने की है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया होगा इसे, कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी एरिया में इसको स्वाद तो आपने चखा ही होगा। हाँ, ये सस्टेन्ड है कि नहीं है, कि इसको आप कंसिस्टेंसी से इस स्टेज में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन चखा तो होगा आपने इस स्थिति को कभी ना कभी, कि जहाँ पे कि कोई ब्लेसिंग, कोई ग्रेस आपसे फ्लो हो रही है। मुझे बताएं चैट बॉक्स में, अगर कभी किसी ने इस स्टेज को, मतलब स्वाद तो पता है, मतलब कि एक स्वाद तो लगा हुआ है, भले ही रेगुलरली नहीं जी रहे हैं इस स्थिति में, लेकिन एक टेस्ट पता है। यस।
तो अभी क्लियर है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज के मेन पैरामीटर्स क्या है कि ईज है आपके अंदर, आप हार्मनी में हैं, अलाइनमेंट में हैं। यहाँ पे आप प्रोसेस ड्रिवन है,